नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल विक्की क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप अभी बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आपको बता दें कि आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ है। पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है वो कहाँ आता है, उड़ीसा में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बेरिंग जल संधि किस देश में है। तो इसका आंसर होगा अलास्का व रूस में। आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अलास्का व रूस में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अटलांटिक महासागर के प्रशांत महासागर से जोड़ती है कौन। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करें तो एकाग्र करके, इधर उधर दिमाग नहीं, जब भी पढ़िए, जब ये मतलब यूट्यूब पे पढ़िए या घर में पढ़िए तो एकाग्रता कि आपको क्वेश्चन एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है अटलांटिक महासागर के प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो आपको ये बताना है कि कौन जोड़ता है, कौन सा नहर जो अटलांटिक को प्रशांत महासागर के। इसका ट्रिक रखिएगा, एस अटलांटिक, आपा से पतलम, आप किसको जोड़ता है, तो पनामा नहर को। कौन होगा आंसर, अटलांटिक से प्रशांत महासागर को जोड़ता है पनामा नहर, याद रखिएगा। हम एक दो बार रिवीजन बोल देते हैं ताकि आपको इस वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा, खेल खेल में ही याद हो जाएगा, मोबाइल चलाते चलाते में ही याद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि पनामा नहर को कुछ इसके और फैक्ट बता देते हैं। ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन में आता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पनामा नहर है जो विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है, याद रखिएगा। पनामा नहर सबसे विश्व का व्यस्तम नहर है। तो फिर अगला है सुएज नहर। एक ऑप्शन में है सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में आप जानबे करते हैं। सुएज नहर का निर्माण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या सुएज नहर का निर्माण सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप बताइए कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था। तो आपको हम बता देते हैं 1869 में। 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। तो चलिए फिर है एक ऑप्शन में और है कि पाक स्ट्रेट, कौन सी है, पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच है। तो पाक स्ट्रेट आपको बताना है किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच है। एक किल नहर है, ये भी क्वेश्चन आता है कि किल नहर किसका किसके बीच है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के से जोड़ता है। ये सब जोड़ने वाला नहर है, एक दूसरे से जोड़ता है। तो किल नहर उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर, याद रखिएगा। किल नहर किसको, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, बस स्टेट कोई अति नहीं है, ऐसा ही ऑप्शन में घुमाने के लिए दे दिया है। तो चलिए, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का क्या कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सल्फर यौगिक। क्या होगा, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी याद रखिएगा, 9। ये सब को पूछे जाते हैं। फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब जो होते हैं, ये इसका कभी कभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों संख्या पूछा जाता है, 2, 6, 2, 6, 3 ऐसे करके। तो आपको ये भी याद रखना है, एटॉमिक नंबर भी सभी को याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो आपको बताना है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिम, कर्नाटक। क्या होगा, कर्नाटक। बांदीपुर जीव अभयारण्य कर्नाटक है। एक जिम कॉर्बेट जो अभी बोल रहे थे, जिम कॉर्बेट उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ही है।
इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल राष्ट्रीय पार्क था, याद रखिएगा। केरल में एक है पेरियार अभयारण्य। क्या? पेरियार अभयारण्य एक केरल में है, पेरियार अभयारण्य। एक राजस्थान में भी है। राजस्थान में है केवलादेव पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में, याद रखिए, केवलादेव पक्षी भरतपुर में है। तो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है? रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है? क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस से, तो किससे है? प्रकाश से। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, बताइए आप लोग कमेंट में। क्या होगा? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये इजी क्वेश्चन है। अब बात रही रमन प्रभाव की, तो रमन प्रभाव की खोज कब हुआ था? ये तो प्रकाश से है संबंधित रमन प्रभाव, ये भी जानते हैं। तो रमन एक व्यक्ति का नाम था, उसी के नाम पे रमन प्रभाव की खोज रखा गया है। तो कब हुआ था? 1928 में। 1928 में रमन प्रभाव की खोज हुआ था, जो कि नाम है सीवी रमन। क्या नाम है? सीवी रमन। ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीवी रमन को एक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? ये रखिएगा, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के अथी पे शुरुआत किया गया था। और ये जो सीवी रमन जी का पूछा जाता है कि भौतिक में कब दिया गया था, तो 1930 में इनका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन आपको घुमा के ले आते हैं। रमन प्रभाव आया और रमन प्रभाव से कितने क्वेश्चन आपको बता दें। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन नहीं समझेगा, इसमें एक क्वेश्चन के अलावा 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जिस तरह से जो क्वेश्चन रहेगा उसी तरह, जो सिंपल रहेगा उसको सिंपल की तरह बता दूंगा, मगर जिसमें लगेगा कि हाँ इसमें और क्वेश्चन बन रहा है तो मैं बना के बता दूंगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है शुष्क मतलब सूखे सेल में एनोड का कार्य कौन करता है? एनोड और कैथोड आपको पता ही होगा। तो एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। एनोड से बने हुए वाले छड़ को क्या कहा जाता है? मतलब जो कार्य करने वाली छड़ बनी होती है, किससे बनी होती है? तो आपको पता है, कार्बन की। और एक जस्ता है, ये अभी आप देखिएगा, ये कार्बन है। कार्बन एनोड, याद रखिएगा। अजस्ता कैथोड, ये दोनों पूछा जाता है। यहाँ तो आपको कार्बन एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है तो पूछेगा। अगर लिखा रहता कैथोड की तो क्या होगा? जस्ता। एक आपको दिखाते हैं ट्रिक। जैसे एनोड में होना चाहिए क्या होगा? कार्बन, और कैथोड में जस्ता। जैसे कैथोड रहता तो कैसा कैथोड कैसे कार्बन, दोनों मिल जाता तो आसान होता, मगर नहीं। ये भी याद रखना है कि कैथोड कार्बन नहीं होगा, मैचिंग कर रहा है तो इसको नहीं होगा। कैथोड बना होगा जस्ता के और एनोड बना होगा कार्बन को, ये भी आपको रखना है। लोहा की एटॉमिक संख्या कितना होती है? 26, याद रखिएगा। ये सब के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ये सब पूछा जाता है। ठीक, हम कभी आपको वीडियो में बता देंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसे निकाला जाता है, वो सब भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो चलिए अभी फिलहाल इसका क्वेश्चन यहीं पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है खाने भाग, तो इसमें खाने वाला भाग, तो यहाँ कुछ पूछ रहा है कि आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। इसका याद रखिएगा, कंद। आलू को खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तना। ये भी याद रखिएगा, क्या ये पूछेगा? आलू के खाने भाग को तना कहा जाता है। बस यही है और ज़्यादा इसमें नहीं है, यही पूछा जाता है। आलू के खाने वाले भाग, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? देखिए, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है तो आपको बताना है कि इसका आंसर होगा जून और जुलाई में। जून और जुलाई में तो बुआई की जाती है। अगर यहाँ क्वेश्चन पलट दिया कि खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है तो आपका आंसर क्या होगा? अक्टूबर और नवंबर। क्या होगा? अक्टूबर और नवंबर। कटाई खरीफ फसल में कौन से आते हैं? धान कब कटता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच कटता है ना। ये देहात वाले लोग तो ऐसे ही पता होगा। ठीक, तो बुआई कब होता है?
जून जुलाई में बारिश पड़ता है तो उस टाइम धान बोया जाता है। और खरीफ फसल जो धान है वो कब काटा जाता है? अक्टूबर नवंबर में। अब अक्टूबर नवंबर में भी किसी चीज़ का बुआई की जाती है। जैसे ही कटता है तो क्या किया जाता है? रबी का बुआई की जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में ये भी ध्यान दीजिएगा कि रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में, और खरीफ की कटाई, ठीक, और रबी की कटाई मार्च अप्रैल में, जो कि हाँ आपको है मार्च अप्रैल में। ये भी कटाई बुआई वाला कभी खरीफ फसल, रबी फसल, ये पूछ दिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सयादवाद किस धर्म से सिद्धांत है? सयादवाद आपको पता ही होगा। सयादवाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा सेट में आते रहता होगा, और ये इसमें बहुत सारे को पता नहीं रहता और कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक, कि ये कहाँ से आ गया। सयादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। बहुत बार सेट में, हम भी एक स्टूडेंट है तो हम देखते हैं जब सेट बनाते हैं तो ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। सयादवाद जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के संस्थापक आपको पता होना चाहिए कि कौन थे? ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर इन्हीं को बोला जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थकर महावीर। और ये भी पूछा जाता है जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, पर वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दिया जाए आपको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो क्या होगा? स्वामी महावीर, जो 24वें तीर्थकर थे एवं अंतिम तीर्थकर भी कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि जैन धर्म में कितने, मतलब जैन धर्म के त्रिरत्न है वो कौन कौन है? सम्यक दर्शन, ध्यान दीजिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक, ये भी आपको पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जैन धर्म में, बहुत क्वेश्चन है। कभी कभी जब मौका मिलेगा तो जैन धर्म बौद्ध धर्म का वीडियो भी पूरा स्पेशल डाल दूंगा कि जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध करते हैं, जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में ही हुआ था, आप तो जानबे करते हैं। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक। फिर बौद्ध गाथाओं में हाथी का प्रतीक है। देखिए पूछ रहा है कि हाथी का प्रतीक है बौद्ध गाथाओं में, जो बहुत प्रतीक है, घोड़ा का प्रतीक है, क्या चीज़ का प्रतीक है, उसमें से आपको हाथी का प्रतीक पूछा जा रहा है। तो बुद्ध के जन्म से आता है कि हाथी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा? डी। हमारे इस डिस्कशन पे भी फोकस करिएगा। और ये क्वेश्चन जो आपको लग रहा है ना कि खाली एक क्वेश्चन है, नहीं, इस एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन को भी पता चलेगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध का जन्म से। और ये भी ध्यान दीजिए कि बुद्ध धर्म कबीर विशद ज्ञान से त्रिपिटक है, मतलब ये त्रिपिटक से जो मिलता है इसका ज्ञान की प्राप्ति। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध धर्म के विशद ज्ञान की प्राप्ति किस से? त्रिपिटक, धम्म पिटक, ये सब। तो इसका आंसर होगा त्रिपिटक, ये भी होता है। 563 ईस्वी में तो आपको जान पता ही है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। हाँ, महापरिनिर्वाण, एक महावीर निष्क्रमण, ये सब भी बहुत याद रहेगा। धर्म चक्र परिवर्तन जो सारनाथ में हुआ था, वो जो आपको पता ही होना चाहिए कि धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में सर्वप्रथम हुआ था, जो आपको पता। महापरिनिर्वाण, ठीक, जो जब मृत्यु हो गया था तो उनको महापरिनिर्वाण, जो घर से निकल गए थे महावीर निष्क्रमण, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? देखिए क्वेश्चन अच्छा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। धनवंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? धनवंतरी किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि मिला था चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक। ये जितने भी है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब गुप्त वंश का है। गुप्त वंश का है। गुप्त वंश में ये चंद्रगुप्त द्वितीय में काफ़ी अच्छे काम किए थे। इसमें चांदी का सिक्के का भी वर्णन होता है। चांदी का सिक्के को क्या कहा जाता है? रुपये। सोने का सिक्का को क्या कहा जाता है? दिनार। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यह स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? ये भी पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? तो गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहित्य एवं संस्कृत की उपलब्धि के कारण गुप्त काल में हुआ था, ठीक। एक संवत इसमें चलाया गया था, गुप्त संवत, जिसे 319-320 में लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान देना है। एक गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ठीक। ये भी आपको ध्यान देना है, सब गुप्त शासक से है। फिर अगला क्वेश्चन है,
चंपारण आंदोलन 1917 किससे संबंधित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये चंपारण आंदोलन वाला। चंपारण आंदोलन 1917 किससे संबंधित है? तो आपको ये जब किसान आंदोलन जो महात्मा गांधी ने किए थे क्या, और चंपारण में कौन बुलाए थे? चंपारण में मतलब गांधी जी को कौन बुलाए थे आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल। कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी चंपारण आए थे। वो नहीं आते थे, बहुत बार टाले थे। इनका हिस्ट्री बहुत बड़ा है। क्योंकि यहाँ नील की खेती के लिए बहुत अंग्रेज अधिक कर रहे थे। 3 काठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए ही चंपारण आए थे। तो उन्होंने देखा कि सही में राजकुमार शुक्ल जो बुला रहे हैं वो हम इतना दिन से देरी कर दिए, बहुत गलती किए। तो वहाँ आए और सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में सत्याग्रह अगर पूछेगा कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो चंपारण कब? 1917 में। अगर आपको खाली सत्याग्रह पूछेगा तो सत्याग्रह अफ्रीका में गांधी जी सबसे पहले स्टार्ट किया था। सिर्फ सत्याग्रह अगर भारतीय रहेगा तो क्या? चंपारण। तो फिर आगे चलते हैं। कपड़ा मिल मजदूर जो अहमदाबाद में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिना देर किए हुए, ज़्यादा अगर आपको लगेगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए डिस्कशन भी हम जो क्वेश्चन VVI रहता है उसी को हम कराते रहते हैं। ठीक, तो चलिए, यह कुचिपुड़ी देखिए, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आपको ध्यान देना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आता है आपको नृत्य से क्वेश्चन आते हैं। तो कुचिपुड़ी यहाँ शास्त्रीय नृत्य है। सब नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है, जो ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है जो भी ध्यान दीजिएगा। एक कुचिपुड़ी हो गया जो आपको पता ही है, अभी पता हो गया। फिर अगला है ओडिशा भी है, ओडिसी जिसको ओडिसी नृत्य बोला जाता है। फिर एक मणिपुर है, एक भारतनाट्यम। देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक नृत्य है भारतनाट्यम। कर्नाटक का एक है यक्षगान, मगर ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तमिलनाडु का जो भारतनाट्यम वो शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको याद हो गया होगा, कौन कौन हो गया होगा, याद रखिएगा। फिर से याद करा देता हूँ। कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुर, भारतनाट्यम, ये सब शास्त्रीय नृत्य। ये भी पूछेगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आपको यक्षगान डाल देगा, ठीक, बिहू डाल देगा। ये सब बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है नृत्य जो आपको डाल देगा, और उसमें से 3 गो रहेगा शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, भारतनाट्यम। इसमें से 3 को, चारों में से 3 को रह जाएगा, तो याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में दीजिए, क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन में बोला गया हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए हंटर आयोग की गठन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। तो आपको पूछेगा जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1930 में। 13 अप्रैल 1930 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, कब हुआ था? और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये इसमें जालियांवाला एक अमृतसर में जालियांवाला बाग एक बागीचा था, मतलब बागीचा बोला जाता है। वहाँ एक जो सफेदुन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, उसमें सभी भारतीय लोग मीटिंग कर रहे थे। उसी दरमियान जब जनरल डायर को पता चला कि वहाँ अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोली चला दी, और उसमें बहुत सारे मतलब कि मृत्यु हो गई। और इसी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो याद भी रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था। तो फिर उसमें उसके बाद असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में प्रारंभ किए थे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है, आपको भटकाने के लिए। तो हम आपको भटकने नहीं देंगे, और हम आपको एकदम सही जगह पे ले जाएंगे कि राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है। क्या? राज्यसभा का विघटन होता नहीं है। जब हमसे पढ़िएगा तो कभी आपको कन्फ्यूजन मतलब भटकने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा, जब अच्छा लगे तभी करिएगा, ठीक।
अन्यथा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अच्छा लगेगा तो एक बार आपको बनता है कि लाइक करें। तो चलिए, राज्यसभा के बारे में हम आपको बता देते हैं। राज्यसभा निम्न उच्च सदन है एवं द्वितीय सदन है। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। ठीक, राज्यसभा की न्यूनतम उम्र कितना होता है और सदस्यता के लिए, और लोकसभा के, ये भी आप लोग को भी पता होना चाहिए। लोकसभा 25 और राज्यसभा 30 वर्ष। राज्यसभा का स्थापना 3 अगस्त 1952 में हुआ था। राज्यसभा के पादेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र तो आपको हम बता ही दिए थे। ठीक, 30 वर्ष। तो देखिए, एक क्वेश्चन के साथ इतने क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में किससे संबंधित है? तो आपको होना चाहिए निर्वाचन आयोग से। क्या आंसर होगा? निर्वाचन आयोग से। क्या होगा? निर्वाचन आयोग से। वित्त आयोग अनुच्छेद याद रखना है 280। क्या याद रखना है? 280 याद रखिएगा। जो VVI है क्वेश्चन, उसको हम बता दिए हैं। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यह आपको बताना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की, ये भी पूछा जाता है कि CO2 कैसी गैस है, पर मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब स्वाद कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक, तो CO2 की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। सल्फर डाइएसओ2 इसका सूत्र होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विषाणु जनित कौन सा रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो आपको विषाणु जनित रोग है तो इसका क्या होगा? एड्स बहुत काफ़ी खतरनाक बीमारी है। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, और एड्स में जो पीड़ित रहता है उसमें श्वेत रक्त पे प्रभावित करता है, श्वेत रक्त पे। और अगर ये सब एड्स वायरस से है तो जीवाणु से भी होगा। हैजा जीवाणु से है, मलेरिया प्रोटोजोआ से, टाइफाइड जीवाणु से, ये सब भी ध्यान रखिएगा। हैजा है जो जीवाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया है जो प्रोटोजोआ मादा एनोफिलीज मच्छर, ये विषाणु से नहीं है, जीवाणु से नहीं है मलेरिया, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ पूछेगा, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाला मलेरिया है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए, रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तित करता है कौन सा, जो आपको पता ही होगा। इसका आंसर होगा विद्युत सेल। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। विद्युत मोटर है ना, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बहुत सारे होते हैं। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ये सभी पूछे जाते हैं। तो ये सभी परिवर्तन वाला याद रखेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका भी क्वेश्चन आते रहता है। तो क्या है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? पुष्प। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प। तो चलिए, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एक वो दिवस से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई। पर्यावरण दिवस 5 जून। उसी तरह से है ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस क्या कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 22 मार्च को यह याद रखना चाहिए, 22 मार्च को जल दिवस एवं बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, याद रखें। 22 मई शायद ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई पृथ्वी, ध्यान देख लीजिएगा। 22 मई, ऐसे तो मेरा है कि सही मैं बता रहा हूँ कि 22 मई पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर गलती होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। पटना में अनुशीलन समिति का शाखा का स्थापना किसने किया था? देखिए, क्वेश्चन है, एक बिहार से क्वेश्चन है। जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, उसमें तो एक आध क्वेश्चन बिहार के से आ ही जाएगा। तो पटना में अनुशीलन समिति शाखा का स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र सन्याल किया था। कौन? सचिंद्र सन्याल पटना में। ऐसे देखिए, सचिंद्र सन्याल तो पटना में तो करवे किए थे, पर क्वेश्चन बहुत सारा आते रहता है कि एक ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी। ये भी आपको क्वेश्चन आते रहता है। और 1904 में अनुशीलन समिति का गठन, एक और क्वेश्चन आता है कि अनुशीलन समिति का गठन 1904 में बरेंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त
अनुशीलन समिति बहुत सारे के शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें एक जो पूछेगा कि 1904 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया, तो बरिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ है। ठीक। और ढाका में अनुशीलन समिति का स्थापना कौन, रास बिहारी बोस। तो पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था, सचिंद्र नाथ सेननाथ। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जल की कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल की मतलब जो जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम तथा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। याद रखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता, एक बार फिर से बोल देता हूँ, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। याद रखिएगा, अगर अस्थायी रहा तो क्या होगा, अस्थायी रहा तो क्या होगा, याद रखिएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ये कंफ्यूजिंग डालने वाला क्वेश्चन है, इसमें डिफाइंड करके आपको याद करना पड़ेगा। अस्थायी रहेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट अस्थायी में, और अस्थायी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। और ये भी आपको एक बता दूं कि गर्म करने पर दूर किया जाता है, गर्म करने पर भी कठोरता को दूर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन में आते रहता है। देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट है, जो कि मुगल वंश से पूछा गया, हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा क्या, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ठीक, मोहम्मद शाह, क्या होगा आंसर, मोहम्मद शाह। तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट दरोगा एवं बिहार पुलिस और अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की जब वीडियो डालूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।